Dear students, Assalamu alaikum. Today is 19 May 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the exercises of past indefinite tense, as well as we will do grammar MCQs. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from grammar and composition and completed the exercises of present continuous tense. Today we will learn past indefinite tense and do its exercises. Before starting past tenses, we will overview our previous lecture. In the previous lecture, we learnt about tense, what is meant by tense and how many tenses are there. There are three tenses: present, past and future. Present means हाल या मौजूदा, past means माजी या गुजरा हुआ वक्त and future means मुस्तकबिल या आने वाला वक्त. And what is meant by tense? Tense means time. If we focused on past tense, then there are four aspects: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. As we have discussed different aspects of present, past and future, so today we will discuss past simple tense or past indefinite tense. It is used to talk about events in the past. It is often used to tell a story. Class 9 P1 and N1, open your grammar and composition book at page 95. सबसे पहले हम इसके यूजेज पे बात कर लेते हैं. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज, जैसा कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, to talk about actions that happened at a specific time in the past. You state when it happened using a time adverb. Yesterday, last month. यानी कि हम कोई ऐसा adverb यूज़ करेंगे जो कि हमें ये शो करे कि ये past में हुआ. ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस जिसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं. पास्ट जिसका मतलब है माजी, ठीक है, और इंडेफिनिट मुतलक या सिंपल मीन्स सादा. टेंस ज़माना. अगर हम इसके यूजेज पे बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है कि टू टॉक अबाउट एक्शंस, उन कामों की तरफ या उन अफ़ाल की तरफ ये इशारा करता है दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम, जो कि किसी मखसूस वक्त में हुए माजी में. हम इन्हें लिखते हैं कोई स्पेसिफिक एडवर्ब जो है वो यूज़ करते हुए, जैसे कि यस्टरडे या लास्ट मंथ. एग्जाम्पल जो है वो लास्ट ईयर आई टुक माई एग्जाम्स. इसी तरह से सेकेंड पॉइंट आपको नज़र आ रहा है कि इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब इवेंट्स दैट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट बट नॉट नाउ. यानी कि किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि पास्ट में वकू पजीर हुआ था. लाइक आई लिव्ड इन एशिया फॉर 2 years. मैं जो है वो एशिया में 2 साल रही. इसी तरह से इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस, यानी जो कि आदत थी या जो कि बार बार वकू पजीर होते रहे ऐसे अफ़ाल पास्ट में. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड वी ऑलवेज वेंट टू द सी साइड ऑन बैंक हॉलीडेज़. ठीक है, यानी बैंक हॉलीडेज़ जब भी होती थी तो सी साइड पे हम हमेशा जाया करते थे जब मैं एक बच्ची थी. ठीक है, यानी कि जो कि रिपीटेड एक्शंस थे, अक्सर ऐसा हुआ करता था, या हैबिट बताने के लिए पास्ट में जो है वो हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ये होगी इसके यूजेज पे बात. अब आ जाए इसके स्ट्रक्चर पे. अफर्मेटिव यानी सादा जो फ़िक्रें हैं, उनको अगर मुस्बत फ़िक्रे उनकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद होता है. ठीक है. पास्ट टेंस ऑफ रेगुलर वर्ब इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग डी और ई डी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. For example, I worked in a shop last year. I lived in a big house when I was younger. अब आपके जहन में यकीनन क्वेश्चन होगा कि रेगुलर वर्ब का क्या मतलब है और इरेगुलर अगर वर्ब है तो उसका क्या मतलब है. ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले जब हम ट्रांसलेट करते हैं, हमने पहचान लिया उसको पास्ट सिंपल टेंस को. अब हम उसको ट्रांसलेट करने की तरफ जा रहे हैं. तो अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे. वर्ब की इसमें फॉर्म यूज़ होती है सेकंड. ठीक है, आगे स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ. यहाँ पे हम उस फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं. अगर वो रेगुलर वर्ब्स हुए तो उसके आखिर पे ई डी या डी ऐड करने से सेकंड फॉर्म बन जाती है. जैसे वर्क वर्ड है तो वर्क ई डी लगाएं तो वर्कड उसकी सेकंड फॉर्म बन गई. रेगुलर वर्ब होते हैं वो वाले वर्ब जिनके आखिर पे अगर हम डी या ई डी लगाएं तो उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है.
और इरेगुलर वर्ब वो वाले वर्ब होते हैं जिनके आखिर पे ईडी या डी लगाने से उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनती, बल्कि वो कोई और वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गो है, गो, वेंट, गॉन, आपने छोटी क्लासेस में जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद की हुई हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको जो है वो रिकॉल करवा रही हूँ ये कॉन्सेप्ट में आपको, ठीक हो गया। तो रेगुलर वर्ब अगर है तो उसमें हम डी या ईडी लगाने से जो है वर्ब में हम सेकंड फॉर्म बना लेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स हैं, सिंपल पास्ट टेंस है, अफर्मेटिव है, इरेगुलर पास्ट वर्ब फॉर्म मस्ट बी लर्न बिकॉज दे डोंट फॉलो एनी रूल, ये हमें याद ही करनी पड़ती हैं क्योंकि इनका कोई भी सेट रूल इस तरह नहीं होता कि ईडी लगाएं या डी लगाएं तो वो सेकंड फॉर्म बन जाती है। जैसे कि अब गो है तो उसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, कम है केम, बाय बॉट, ड्रिंक ड्रिंक, इन सब में आप देख रहे हैं ईडी लगाने से उसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही बल्कि कोई नया वर्ड है। तो इसलिए ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद करनी पड़ेंगी। आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन में वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में याद की होंगी, दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सपोज अगर आपने उनको याद नहीं किया तो आपके पास ग्रामर एंड कंपोजिशन में जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब काफ़ी सारी मौजूद हैं, उनको अभी आपके पास टाइम भी है, आप उनको थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकते हैं। डेली की आप 5 या 10 भी याद करें तो आप उनको ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आ जाए स्ट्रक्चर प्रॉपर जो है वो स्लाइड की फॉर्म में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क का आपको साइन नज़र आ रहा है इस स्लाइड में। पॉजिटिव यानी कि मुस्बत फ़िक्रे, जो सादा फ़िक्रे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव या मनफी फ़िक्रे जिसमें नहीं आता है उसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे डिड, ठीक है। और जब डिड आ गया तो डिड आपकी सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है तो वर्ब की आएगी फिर फर्स्ट फॉर्म। फिर इसी तरह से जो डिड है आपके शुरू में आ जाएगा इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रों में, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी का सेंटेंस का पार्ट आप ट्रांसलेट करेंगे। आपको पता है कि आपने जब भी अपनी नोटबुक में कोई भी टेंस जो है वो या उसका ऑस्पेक्ट आपने नोट डाउन करना है तो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है। पेज आपने बेटा रेडी करना है, सबसे पहले प्रॉपर जैसे रेडी करते हैं, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद टॉपिक है आज आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी, ठीक है, या फेल माजी मुतलिक। पहचान अगर आप उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, बाकी अगर आप उर्दू में ना लिखें, शुरू में जो मैंने स्लाइड आपके साथ शेयर की है कि यूजेज इसका हम यहाँ पे कहाँ करते हैं वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो पहचान उर्दू में लिखें, आखिर में छोटी है बड़ी है या अलिफ आ जाता है तो वो जुमला फ़ेल माजी का होता है। इसको तर्जुमा कैसे करते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इस किस्म के फ़ेल का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने के लिए हर किस्म के फ़ाइल के साथ फ़ेल की हमेशा दूसरी फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। वो वाहद हो या जमा यानी आई, वी, दे, यू, ही, शीट कोई भी हो, हम तर्जुमा करते हुए दूसरी फॉर्म लगाएंगे। तरतीब इसकी जैसे कि हमने फार्मूला भी देखा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ हो तो वो लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर सिर्फ सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। एग्जाम्पल एक देख लें, मैंने चाय पी, ठीक है, आई टुक टी, इसमें आप देख लें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसी तरह से मनफी फ़िक्रे हैं कि नफ़ी के फ़िक्रे में फ़ाइल के बाद डिड नॉट लगाएंगे और फेल की पहली फॉर्म लगाएंगे। ये गलती इसमें नहीं करनी कि डिड के बाद आप दोबारा जो है वो सेकंड फॉर्म लगाएं, क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है। सवालिया फ़िक्रे में आ जाएं तो फ़िक्रे के शुरू में डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लें इसकी, क्या तुमने एक नई किताब खरीदी, डिड यू बाय अ न्यू बुक। क्लियर हो गया। बड़े सवालिया फ़िक्रे वो होते हैं जिनमें आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन वर्ड, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ है कि आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि तुमने अपने जूते क्यों उतारे, तो वाई क्यों की इंग्लिश है, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका फॉर्म ऑफ वर्ब टेक ऑफ और फिर आपका ऑब्जेक्ट योर शूज़। ये इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। तो आपने इस तरह से सारी तरतीब जैसे मैंने आपको बताई है, हेडिंग लिखनी है, फिर उसकी उर्दू में पहचान लिखनी है, फिर यूजेज इंग्लिश में इनका कहाँ पे होता है, सारी स्लाइड्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, फिर उनका स्ट्रक्चर लिखेंगे आप छोटे छोटे पॉइंट की फॉर्म में जैसे आपको याद रह सकता है। फिर आप इनकी एक्सरसाइजेज की तरफ चलेंगे, ठीक है। इनकी एक्सरसाइजेज जो है वो आपको पता है आपने नोट डाउन करनी होती हैं। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपने इन एक्सरसाइजेज को अपनी जो समर वेकेशन होमवर्क की नीट नोटबुक है या रजिस्टर है उसमें
नीटली इसको कंप्लीट करना है, लिखना है। P1 के स्टूडेंट्स ने भी और N1 के स्टूडेंट्स ने भी। P1 के पास चाहे नोट्स भी मौजूद हैं, फिर भी डेली मैं आपको ये बात याद करवाती हूँ कि आपने अपना काम जो है वो नीट बुक पे ज़रूर करना है, ताकि आपकी जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, आपके पास मौजूद हों वो समर वेकेशन के बाद। ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज है पहली सिंपल सेंटेंसेस की, इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की उनको देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, लोगों ने बाग में जलसा किया। ठीक है, जैसा कि इसके स्ट्रक्चर की हमने बात की है कि इसमें हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद सेंटेंस को बाकी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो लोगों ने बाग में जलसा किया। पीपल हेल्ड अ मीटिंग इन द गार्डन। जलसा करने की इंग्लिश है हमारे पास हेल्ड अ मीटिंग। ठीक है, सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है यहाँ पे। उसके बाद अपना जो बाकी का सेंटेंस है उसको कंप्लीट किया है। फिर हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, मजदूरों ने जुलूस निकाला। द लेबरर्स टुक आउट प्रोसेशन। ठीक है, तुलबा ने नारे लगाए। द स्टूडेंट्स रेज्ड स्लोगन्स। नारे लगाना की इंग्लिश है रेज्ड स्लोगन्स। क्लर्कों ने हड़ताल की। द क्लर्क्स वेंट ऑन स्ट्राइक। हमने आपका इंतज़ार किया। वी वेटेड फॉर यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल आपकी जो है वो स्ट्रक्चर होता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट का। उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया। दे एक्टेड अपॉन आवर एडवाइस। मुझे आपका ख़त मिल गया। आई रिसीव्ड योर लेटर। उस्ताद ने तालिब इल्म को सज़ा दी। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। हेडमास्टर ने शरारती लड़के को जुर्माना किया। द हेडमास्टर फाइंड द नॉटी बॉय। मजदूरों ने हड़ताल खोल दी। द लेबरर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। नेक औरत ने यतीम बच्चे की परवरिश की। ठीक है, नेक औरत नोबल वुमेन, और परवरिश करना ब्रॉट अप होता है। ठीक है, ब्रॉट द ऑर्फन अप, यतीम बच्चा ऑर्फन। आपने मेरे भाई की देखभाल की। यू लुक्ड आफ्टर माई ब्रदर। फिर है, डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया। द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट। मुसाफिरों ने जंगल में आग लगाई। द ट्रैवलर्स सेट द फॉरेस्ट ऑन फायर। आग लगाना सेट ऑन फायर। ठीक है, इसके बाद अगली एक्सरसाइज को देखें अगर हम तो इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे, और इसके साथ साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा देखें, इन्होंने हमारी दावत कबूल ना की। दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। ठीक है, इसमें जो है वो हम डिड का यूज़ करते हैं। आपको जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज़ करेंगे डिड का, सवालिया में भी और नेगेटिव में भी। ठीक है, मनफी फ़िक्रों में। और आपको पता है डिड जब यूज़ हो जाता है, आपका सेकंड फॉर्म है ये ऑलरेडी, तो उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सिर्फ आपका जो सिंपल सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी इसकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इन्होंने हमारी दावत कबूल ना की। दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। ठीक है, डिड नॉट का इस्तेमाल किया हमने, देख रहे हैं जैसा कि आप एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। फिर उसके बाद है, क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। डिड योर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे आखिर में। और आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आपका सबसे पहले आ रहा है डिड। कमरे में झाड़ू किसने दिया। अब देखिए कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं जैसे कि हर एक जो है वो लेक्चर में मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही थी कि जब आपके पास क्वेश्चन वर्ड आ जाता है यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के अल्फाज, तो आप सबसे पहले उनको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, हु स्वेप्ट द रूम। उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया। हाउ डिड दे ग्रीट यू। क्या तुम्हारे दोस्तों ने ये खेल पसंद किया। डिड योर फ्रेंड्स लाइक दिस प्ले। इसने अपनी तमाम जायदाद फरोख्त ना की। ही डिड नॉट सेल होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी। बावर्ची ने चावल किस तरह पकाए। हाउ डिड द कुक प्रिपेयर राइस। मैंने अपने वालिद को हवाई डाक से ख़त ना भेजा। आई डिड नॉट सेंड अ लेटर टू माई फादर बाय एयर मेल। क्या ऑफिसर ने अपने चपरासी को तब्दील ना किया। डिड द ऑफिसर नॉट ट्रांसफ़र हिज पियन। मजीद ने दोनों हाथों से दौलत क्यों उड़ाई। वाई डिड मजीद बर्न द कैंडल एट बोथ द एंड्स। ये प्रोवर्ब है। ठीक है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, दौलत उड़ाना, इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। फिर है, क्या मजिस्ट्रेट ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। डिड द मजिस्ट्रेट कैच हिम रेड हैंडेड। हवाई जहाज़ अड्डे पर कब उतरा। व्हेन डिड द एरोप्लेन लैंड एट द एयरपोर्ट। क्या तुमने परवाज़ से लुत्फ उठाया। डिड यू एंजॉय द फ्लाइट। मालगाड़ी मुसाफिर गाड़ी से कहाँ टकराई। वेयर डिड द गुड्स ट्रेन कोलाइड विद द पैसेंजर ट्रेन। मालगाड़ी को कहते हैं गुड्स ट्रेन,
ठीक है, चीज़ें ले जाने वाली, और मुसाफिर गाड़ी जो कि पैसेंजर ट्रेन होती है, ठीक है। तुमने मुझे अपने फैसले से आगाह ना किया, यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी ऑफ द डिसीजन, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी थर्ड वन जो एक्सरसाइज है उसको भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसी तरह से 3 ही इसकी एक्सरसाइजेस हैं जो कि मैं करवा रही हूँ, और इनको आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। उसने तुम्हारी तल्ख बातों का बुरा ना माना, ही डिड नॉट माइंड योर बिटर वर्ड्स, उन्होंने अपने दोस्त का साथ ना दिया, दे डिड नॉट स्टैंड बाय देयर फ्रेंड, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हाथ बटाया, डिड योर ब्रदर लैंड यू आ हैंड, या यूं भी लिख सकते हैं, और आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ नजर आ रहा है, डिड योर ब्रदर हेल्प यू, आपने पागल कुत्ता कहाँ देखा, वेयर डिड यू सी द मैड डॉग, मजीद ने अपने छोटे भाई की परवरिश ना की, मजीद डिड नॉट ब्रिंग अप हिज यंगर ब्रदर, मजदूर ने इतना बोझ कैसे उठाया, हाउ डिड द लेबरर कैरी सो मच लोड, डॉक्टर ने टीका किसको लगाया, होम डिड द डॉक्टर इंजेक्ट, क्वेश्चन मार्क आएगा। वो कराची कब पहुंचे, व्हेन डिड द रीच कराची, क्या तुम घर खैरियत से पहुंचे, डिड यू रीच होम सेफ एंड साउंड। फिर है उसके बाद हमने वी डिड नॉट विजिट ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेस, हमने तमाम तारीखी मुकामात की सैर ना की, हवाई जहाज़ ने 7:45 बजे परवाज़ शुरू की, द एरोप्लेन टुक ऑफ 7:45, ठीक है, 7:45 बजे 7:45, मेरा ख़त किसने पढ़ा, हु रेड माई लेटर, मेरे भाई ने मुझे रेलवे स्टेशन पर खुदा हाफिज़ ना कहा, माई ब्रदर डिड नॉट से मी गुड बाय एट द रेलवे स्टेशन, मोची ने मेरा जूता मरम्मत क्यों ना किया, वाई डिड द कोबलर नॉट मेंड माई शू, दरवाज़ा किसने खटखटाया, हु नॉक्ड एट द डोर। ठीक हो गया। ये 3 एक्सरसाइजेज हैं जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है इनकी, और इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो है वो ग्रामर एमसीक्यूज कर रहे हैं। ग्रामर एमसीक्यूज में हमने 80 एमसीक्यूज तक कंप्लीट कर लिया था, 81 से ऑनवर्ड हमने एमसीक्यूज आज कंप्लीट करने हैं, 15 नेक्स्ट, ठीक है। दे कैन स्टे वेयर दे आर को अंडरलाइन किया हुआ है, द अंडरलाइन क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास कंडीशन, प्लेस, टाइम एंड रीजन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन वेयर से आपको जो है वो पता चल रहा है कि ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। 82 एमसीक्यू देखें, टीम इज, ऑप्शंस हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, रीजन, ठीक है। तो हमारे पास ये नाउन की कौन सी टाइप है, कलेक्टिव नाउन। जैसा कि आपको पता है कि टीम जो है वो अमला जो कि किसी भी जो है वो एक जगह पे काम करने वाले लोगों की मजमूए को कहते हैं। तो हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है इसका कलेक्टिव नाउन। आई गो टू द स्कूल डेली, द अंडरलाइंड वर्ड इज, आई को इसमें अंडरलाइन किया हुआ है। ऑप्शंस है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। आई आपको पता है पर्सनल पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होने वाला जो प्रोनाउंस हैं उनमें आता है, तो आई हमारे पास क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन, सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। उसके बाद आ जाएं बेटा आप 84 एमसीक्यू पे। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग अंडर आ ट्री, अंडर को जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड को। ऑप्शन है हमारे पास प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है। तो आपको पता है अंडर का मतलब होता है नीचे, ये लफ्ज़ जो है वो पोजीशन को शो कर रहा है, तो ऑप्शन में हमारे पास जो ए ऑप्शन है प्रेपोजिशन, ठीक है, ये हमारे पास ठीक है। आई सा आ हर्ड ऑफ कैटल, 85 हमारा एमसीक्यू है। द अंडरलाइंड वर्ड इज, हर्ड का मतलब आपको पता है कि मवेशी जो ज़्यादा जानवर हैं उनका मजमुआ होता है ये। तो ऑप्शन है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन, तो डी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, कलेक्टिव नाउन। 86 एमसीक्यू है, द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो, द अंडरलाइंड फ्रेज इज, ये कौन सी फ्रेज है, ऑन माई टो प्रेपोजिशन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। तो आपको पता है कि ऑन का वर्ड आपको प्रेपोजिशन शो कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए वाला ठीक है, प्रेपोजिशन फ्रेज। फिर है हमारे पास 87 एमसीक्यू, इग्नोरेंस इज, इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत, प्रॉपर नाउन है ये, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है कि किसी भी क्वालिटी या स्टेट का नाम होता है, यानी वो नाउन जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इग्नोरेंस वर्ड जो है हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है हमारे पास। ऑप्शंस हैं जैसा कि नाउन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, तो सी ऑप्शन हमारे पास प्रेपोजिशन का ठीक है। डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क है,
ऑप्शंस हैं, इंट्रोगेटिव है ये सेंटेंस, असर्टिव है, नेगेटिव है या इंपेरेटिव है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, इसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क है एंड पे दिया हुआ, तो ऑप्शन हमारे पास ये ए वाला ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। फिर है शी इज़ अ लेजी गर्ल, द अंडरलाइंड वर्ड इज, लेजी वर्ड को अंडरलाइन किया है, ऑप्शन है हमारे पास नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या प्रोनाउन। तो लेजी का मतलब होता है सुस्त, ठीक है, बी ऑप्शन है हमारे पास ठीक, एडजेक्टिव बी ऑप्शन। 91 MCQ है, ही विल अपीयर बिफोर द जज, बिफोर वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन या प्रेपोजिशन। बिफोर का मतलब होता है कि सामने, तो प्रेपोजिशन है ये हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन इज द वर्ड दैट वर्क्स एज, रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता है कि दो सेंटेंसेस को आपस में रिलेट करता है, मिलाता है, और जो है वो प्रोनाउन का काम भी इसके साथ साथ करता है। ऑप्शन है कंजंक्शन, आर्टिकल, एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल। तो आपको पता है कि वो पार्ट ऑफ स्पीच जो कि दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को आपस में मिलाए, वो कंजंक्शन कहलाता है। तो हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है कंजंक्शन का। शी इज़ द गर्ल होम आई मेट इन लाहौर, होम वर्ड जो है यहाँ पे वही रोल प्ले कर रहा है जो अभी हमने 92 MCQ में डिस्कशन की है, ठीक है, दो सेंटेंसेस को ये आपस में मिला रहा है, इसके साथ साथ ये प्रोनाउन भी है। तो ऑप्शन है रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो हमने ए वाला जो ऑप्शन है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको टिक करना है। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, क्राउड अंडरलाइन है वर्ड हमारे पास, कौन सी टाइप ऑफ नाउन है ये, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव या मटेरियल। तो हमारे पास क्राउड का मतलब आपको पता है हजूम होता है, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन है, ये लोगों का मजमुआ है। 95 MCQ को देखें, द मूवमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, द अंडरलाइन वर्ड इज, विच को अंडरलाइन किया है, ठीक है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको पता है इंडेफिनेट, रिफ्लेक्सिव, पोजेसिव या रिलेटिव, ये भी दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन ठीक है 95 का। आप अपने पास जो है वो एक की बना लिया करें इनकी इमेजेस जब आपके साथ डिस्कस कर रही होती हूँ, ताकि बाद में आपको इनके जब याद करने लगे टेस्ट के लिए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपके टेस्ट में भी जो है वो इन्हीं से रिलेटेड MCQs जो है वो मैंने दिए हैं 45 से ऑनवर्ड आपके, ठीक है। सिर्फ ग्रामर MCQs होंगे। आई होप आप जो है वो टेस्ट को प्रॉपरली ऑनेस्टली जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। इसके साथ साथ लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो वो ज़रूर पूछें। डायरी आपने अपनी डायरी में लिख लेनी है या अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लें। आपने ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज लिखनी है अपनी नोटबुक में प्रॉपरली, जैसे मैंने सारा वे आपको बताया है, टॉपिक वगैरह, हेडिंग और जो भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखने के बाद पास्ट इंडेफिनेट की 3 एक्सरसाइजेज हमने की हैं, जिनको आपने सभी स्टूडेंट्स ने, गर्ल्स बॉयज़, P1 N1 सब ने जो है वो अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके साथ साथ MCQs जो किए हैं उनको प्रॉपरली तैयार करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।